हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, आज यकीन में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। क्या है आज हमारे टुडेज गोल्स? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो लास्ट क्लास में रह गया था, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, संडे को हमारी एक डाउट क्लास ली गई थी। ठीक है, अगर आपने अनफॉर्चुनेटली वो मिस कर दी ड्यू टू वन रीजन और द अदर, वो डाउट क्लास के रिकॉर्डिंग अभी भी ऐप में है। ऑब्वियसली जो डेट थी संडे की उसी के ऊपर, और उसके नोट्स भी वहां पर पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं जी हमारा टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक क्या है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। सर, ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाद में समझेंगे, पहले छोटी छोटी सी कोई चीजें समझ लेते हैं। मान लो कोई भी चीज अगर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, एंड वो मेरे हाथ में, ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज कंसिडर कर सकते हैं। शुगर मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी मैंने शुगर ली, अपने हाथ में रख ली, उसकी वॉल्यूम बहुत कम होगी, आपको पता ही है। ठीक है, मान लीजिए मैंने उसी शुगर को पिघला दिया। ठीक है, कैसे पिघलाएंगे? गर्म करेंगे सर, ऑब्वियसली। ठीक है, मेल्ट होने पर, ठीक है, वो जो शुगर है उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए मैंने उसे इतना ज्यादा, ठीक है, सॉलिड थी, वॉल्यूम बहुत कम थी, लिक्विड में आया, वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ गई। मान लीजिए मैंने उसे इतना ज्यादा गर्म किया, ठीक है, कि शुगर के वेपर बन गए, या कोई भी सब्सटेंस है उसके वेपर बन गए। सर, अब कितनी वॉल्यूम हो जाएगी उसकी? पता है अब कितनी वॉल्यूम हो जाएगी उसकी? ये जिस रूम में मैं क्लास ले रहा हूं, इस पूरे स्टूडियो जितनी वॉल्यूम हो जाएगी, है ना। क्योंकि वेपर की वॉल्यूम कितनी होती है? जितनी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होती है। कंटेनर क्या है? ये पूरा का पूरा स्टूडियो जो है उनके लिए। ठीक है, इसका मतलब जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जाता है, वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है, बट अगर लिक्विड से क्या बन गया? गैस। या सीधा सीधा सॉलिड से भी क्या बन गया? गैस। सीधा सॉलिड से कैसे गैस बन सकता है? आपने घर पे जब आप सर्दियों में अपने गर्मियों में वुलन क्लोथ्स को अंदर रखते हैं ना, साथ में नेपथलीन की छोटी छोटी बॉल्स रखते हैं, है ना, सॉलिड फॉर्म में होती है, पता ही आपको। ठीक है, जब आप गर्मियों में सर्दियों में फिर दोबारा उनको ओपन करते हो, बाहर निकालते हो उन कपड़ों को, तो आप देखते हैं कि पूरा का पूरा रूम वो नेपथलीन बॉल के वेपर की स्मेल से भर जाता है। यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में जाता है, वॉल्यूम बहुत बढ़ती है, सॉलिड से गैस में जाता है, वॉल्यूम बहुत बढ़ती है। इसका उल्टा रिवर्स, यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड में जाएगा या गैस से सॉलिड में जाएगा, वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज। वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज। मान लो इस रूम में बहुत सारे पानी के वेपर्स हैं, ठीक है सर, अगर मैं उनको सबको पकड़ के, ठीक है, किसी तरीके से उनको पकड़ के उनको कंप्रेस करता जाऊं, तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, वॉल्यूम कम हो गई। ठीक है, या मैं उन्हें सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, जो समझाया है उसको लिखते हैं। क्या क्या वॉल्यूम कंट्रैक्शन कब होगी? जब कोई भी सब्सटेंस गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। या गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड। तो क्या होगा? वॉल्यूम कंट्रैक्शन। ठीक है, सो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन occur when when gaseous substance converts into liquid or solid। ठीक है सर, ये मतलब तो कम से कम समझ आ गया। क्या सर हमेशा गैसियस ही लिक्विड में कन्वर्ट होता भी वॉल्यूम कंट्रैक्शन होती है? लिक्विड से सॉलिड जाने पर वॉल्यूम कंट्रैक्शन नहीं होती है, पर बहुत कम, है ना। लिक्विड है, मान लो शुगर मेरे इसमें बाउल में रखी हुई थी, मैंने मेल्ट करी हुई, उसी को सॉलिडिफाई कर दूंगा, वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। फर्क ज्यादा कब आएगा? जब गैस सीधा कन्वर्ट हुआ सॉलिड में, या लिक्विड गैस सीधा कन्वर्ट हुआ सॉलिड में, या गैस सीधा कन्वर्ट हुआ किसमें? लिक्विड में, तब वॉल्यूम कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई कि वॉल्यूम कंट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, हम लोगों को वॉल्यूम कंट्रैक्शन कहां पर मेजर करना है? जनरली बात करें, ठीक है, वी हैव टू मेजर, मतलब कि हमारा कहां पे यूज है, इतना तो पता चल गया कि वॉल्यूम कंट्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, जनरली अगर बात करें, पेपर में क्वेश्चन कहां पे आता है, हमें मेजर करना है फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
हाइड्रोकार्बन का मतलब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। जनरल मतलब देखें हाइड्रोकार्बन का तो वो वही है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बट मेरे कहने का यहां पर मतलब है कोई भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, उसका क्या कराओ? कंबशन। उन केमिकल रिएक्शंस में जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, उन केमिकल रिएक्शंस में जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमें मेजर करना है। ठीक है जी। जैसे मैं एक सिंपल हाइड्रोकार्बन कंसीडर कर रहा हूं, ये रहा एक सिंपल हाइड्रोकार्बन CXHY गैस की फॉर्म में। सर ये क्या होगा CXHY? बेटा कोई भी हाइड्रोकार्बन मान लो, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, साइक्लोएल्केन हो गया, साइक्लोएल्कीन हो गया, कुछ इस तरह से। सर क्या ये अल्कोहल हो सकता है? अरे बेटा अगर ये अल्कोहल होता तो इसमें ऑक्सीजन होता ना, साथ में ऑक्सीजन नहीं है। क्या ये अमीन हो सकता है? नहीं है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन नहीं है। हाँ उनके लिए भी लिख सकते हैं, बट मुझे तो अभी मतलब है कोई भी सिंपल हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन का क्या करा रहे हैं हम लोग? कंबशन। क्या करा रहे हैं हम लोग? कंबशन। कंबशन का मतलब पता है आपको? रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है सर। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओ, 7th 8th से पढ़ते आ रहे होगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मीथेन, इथेन, कुछ भी यार जो आपके दिमाग में आ रहा है, उसका कंबशन कराओगे, दो प्रोडक्ट तो पक्का ही बनते हैं जी। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अनलेस और अनटिल क्वेश्चन में लिखा हो कि भाई इसका हाइड्रोकार्बन कराया था, वाटर वेपर बने, तब मैं यहां पर गैस लिख दूंगा, तब मैं यहां पर गैस लिख दूंगा, अदरवाइज वाटर लिक्विड की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है सर, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है ना, बैलेंस करेंगे तभी तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर यहां पर आपने 1 रखा है, यहां पर 1 रखा, कुछ नहीं रखा होता तो 1 ही बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे पता क्या आएगा? दैट इज X + Y/4। कार्बन डाइऑक्साइड भी पता कितना आएगा? X। और H2O भी पता कितना आएगा? Y/2। सर ये X क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 1 मॉलिक्यूल। सर ये Y क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CXHY। सर थोड़ा सा इसका एग्जांपल लीजिए ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। कोई बात नहीं भाई, कोई इसका एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। C2H6। ठीक है, इसका क्या कराना है हमें? कंबशन करा दो। कंबशन क्या बनेगा? सर पक्का है कि CO2 गैस बनेगी और H2O लिक्विड बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया कि क्या लिखा है हम लोगों ने? CXHY, X नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 1 मॉलिक्यूल। X क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CXHY। सर ये Y क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CXHY। ठीक है सर, ये तो X और Y का मतलब क्या है वो आपने बताया। ठीक है, क्या आपको पता है यहां पर X कितना है? सर कार्बन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? तो X कितना हो जाएगा? X कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है सर। सर यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? दैट इज 6। ठीक है सर, X 2 है, Y 6 है। क्या बताया था ऊपर? यहां पर अगर 1 रखोगे तो ऑक्सीजन के बाहर पता क्या रखना है? दैट इज X + Y/4। क्या रखना है? X + Y/4। चेक भी कर लेंगे, क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे भाई जो सिखाया जा रहा है वो सच भी है कि नहीं है, बट अभी सीखे तो सही कम से कम। ऑक्सीजन के बाहर क्या रखना है? दैट इज X + Y/4। X कितना है? 2। Y कितना है? 6। क्या ये हो गया? X + Y/4। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 आएगा। हाँ सर, 7/2 आएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। CO2 के आगे क्या रखना है? X। X कितना है? 2। H2O के आगे क्या रखना है? Y/2। Y कितना है? 6। 6/2 कितना हो गया? 3। और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सर आपको कैसे पता इक्वेशन बैलेंस हो गई है? जरा क्रॉस वेरीफाई करके देख लें। कर लो भाई। रिएक्टेंट में कितने कार्बन के एटम्स नजर आ रहे हैं? 2। प्रोडक्ट में कार्बन के एटम्स कितने नजर आ रहे हैं? 2। बैलेंस्ड। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम्स कितने नजर आ रहे हैं? 6।
प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम्स कितने नजर आ रहे हैं? 6। H2 में, H2O में 2 हाइड्रोजन है, 3H2O में कितने होंगे? 6 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन के एटम्स कितने नजर आ रहे हैं? ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के एटम बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल नहीं। एटम कितने हैं? अगर ये 1 होता, अगर ये 1 होता, ठीक है, 1O2 लिखा होता, तो क्या आपको पता है एक मॉलिक्यूल होता ऑक्सीजन का, 2 एटम्स होते, ठीक है, 2 एटम्स होते, बट यहां पर 7/2 है। अब कितने एटम्स होंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, तो 7/2 में कितने होंगे? सर 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 एटम्स। यहां पर कितने रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 7। यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करो कितने हो गए? 4 पता चल गया ना कैसे? एक CO2 में कितने हैं? 2, तो 2 CO2 में कितने होंगे? 4। एक H2O में कितने ऑक्सीजन के एटम? 1, तो 3 में कितने होंगे? 3। 4 + 3 कितने आ गए? 7। यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और कार्बन भी बैलेंस्ड है। हमने बैलेंस करना सीख लिया। अब किसी बच्चे के दिमाग में यह भी आ सकता है, सर आपने बैलेंस करना सिखाया, यहां पर जब 1 है, सर मान लो यहां पर 10 होता तो तब कैसे बैलेंस करते? भाई सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, यहां पर 10 आ जाएगा, तो 10 × x + y/4 आ जाएगा, यहां पर 10x आ जाएगा, यहां पर 10y/2 आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है सर, ये आपने बैलेंस करना भी सिखा दिया। बट टॉपिक का नाम पता क्या था सर? सर टॉपिक का नाम था वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। पहले चेक कर लें क्या इनमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो भी रहा है। मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कब होगी? जब भी कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यहां पर देखो जरा, दोनों रिएक्टेंट गैस, एक प्रोडक्ट तो गैस है, दूसरा किसमें है? लिक्विड में। इसका मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है भाई, गैस से सब्सटेंस रिएक्शन होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड में, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है। ठीक है सर ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्लियर हो गया, बट ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखो जरा, x + y/4 O2 gives you x CO2। उसी वाली रिएक्शन को बेटा दोबारा यहां पे लिखा है क्योंकि पिछले पेज पे जगह नहीं थी ना। ठीक, क्या पूरा नजर आ रहा है? हाँ, y/2 H2O लिक्विड तक नजर आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये जो है ना, ये मैं सर्कल कर देता हूं छोटा छोटा सा। ये क्या लिखा है? 1। ये पूरा क्या लिखा है? x + y/4। ये क्या लिखा है? x। और ये क्या लिखा है? दैट इज y बाय, ओए ये क्या हो रहा है? चलो मैं अपने हाथ से बना लेता हूं इसे, ठीक है। ये क्या है? दैट इज y/2। ठीक, इनको बोलते हैं हम लोग स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? ये 1, ये x + y/4, ये x और ये y/2, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है सर, बड़ा इंग्लिश का एक बड़ा भारी सा वर्ड तो आपने बता दिया, बट इसका मतलब क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या है? इट कैन बी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम बोल सकते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम बोल सकते हैं, यानी कि इसको 1 लीटर बोल सकता हूं, इसको x + y/4 लीटर बोल सकता हूं, इसको x लीटर बोल सकता हूं। कब? कैन बी, ठीक है, कैन बी वॉल्यूम फॉर गैसेस, ठीक है, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसका 1 लीटर इसके कितने लीटर के साथ रिएक्ट करेगा? x + y लीटर, x + y/4 लीटर, सॉरी, x + y/4 लीटर। ठीक, इसके कितने लीटर प्रोड्यूस होंगे? x लीटर। क्या इसका y/2 लीटर बोल सकता हूं? नहीं, ये किसमें है? लिक्विड में। आप स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम बोल सकते हैं अगर वो किस में हो? गैस में, यानी कि इसको 1 लीटर बोल सकता हूं, x + y/4 लीटर बोल सकता हूं, x लीटर बोल सकता हूं, इसको y/2 नहीं बोल सकता क्योंकि ये किस में है? लिक्विड में। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, पता ना। यहां पर CxHy का मान लेते हैं इस रूम में 1 लीटर है, मैंने उसका कंबशन करा दिया, ये x लीटर बनेगा, उसकी भी कितनी वॉल्यूम होगी? है ना, समझ गए ना, कंटेनर के हिसाब से आएगी सारी की सारी। ठीक है, बट अगर ये लिक्विड बनेगा तो ये तो बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा, इसी कारण हम इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करना? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करना?
सबसे पहले तो समीशन का साइन लगाना। समीशन का मतलब होता है ऐड कर दो, ठीक है। यहां पर आएगा गैसियस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस गैसियस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की जो गैसियस वॉल्यूम है उनको ऐड कर दो, माइनस प्रोडक्ट की जो गैसियस वॉल्यूम है उनको ऐड कर दो। पहले रिएक्टेंट की गैसियस वॉल्यूम उनको ऐड करके रख लो, प्रोडक्ट की गैसियस वॉल्यूम उनको ऐड करके रख लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो ये 5 लीटर आया, ये 2 लीटर आया, तो 5 लीटर माइनस 2 लीटर कितना आएगा? वॉल्यूम कंट्रैक्शन कितनी आ गई? 3 लीटर। 3 लीटर वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम। करके देखते हैं, ज्यादा समझ आएगा। जैसे क्या अभी अभी कुछ ऐसा हमने पढ़ा? यस सर, C3H8 गैस, ऑक्सीजन के साथ इसका कंबस्शन कराया, बनेगा क्या? CO2 गैस और H2O लिक्विड। सर इसको बैलेंस कैसे करें? क्या पिछले पेज पे हम लोगों ने पढ़ा ना बेटा, इसको X बोलेंगे, इसको Y बोलेंगे। X3 Y8 ऑक्सीजन कितना बनेगा? अगर ये माने तो ये कितना होता था? X प्लस वाई बाय 4, यानी कि 3। मैं दिखाऊं X प्लस वाई बाय 4? ये देखो, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? X प्लस वाई बाय 4। तो रखो ऑक्सीजन के आगे क्या रखना है? X प्लस वाई बाय 4। X प्लस वाई बाय 4, क्या 3 प्लस 2 5 आ गया? यस सर। CO2 कितना बनना था? X बनना था, ये रहा X, दैट इज X कितना है? दैट इज 3। और H2O कितना बनना था? Y बाय 2। Y कितना है? 8। 8 बाय 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है सर, बट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन ये है कि इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फाइंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, क्या लिखा? जितने भी गैसियस रिएक्टेंट है उनकी वॉल्यूम को ऐड कर दो। जितने भी गैसियस रिएक्टेंट है उनकी वॉल्यूम को ऐड कर दो। क्या ये रिएक्टेंट है? यस। क्या ये गैसियस है? यस। कितनी वॉल्यूम है उसकी? बोला था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वॉल्यूम बोल सकते हैं, यानी कि मैं इसे क्या बोल सकता हूं? 1 लीटर बोल सकता हूं। 1 लिख दिया। प्लस क्या ये रिएक्टेंट है? यस। क्या ये गैसियस है? यस। तो ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको वॉल्यूम बोल सकते हैं, तो यानी कि इसको भी मैं 5 लीटर बोल सकता हूं। रिएक्टेंट पहले की वॉल्यूम 1 लीटर, दूसरे की लीटर वॉल्यूम 5 लीटर। 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। इतना सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। गैसियस रिएक्टेंट की वॉल्यूम माइनस गैसियस प्रोडक्ट की वॉल्यूम। प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट गैस, कितनी वॉल्यूम? 3 लीटर। क्या ये प्रोडक्ट है? यस। क्या ये गैस है? नहीं सर, इसकी वॉल्यूम आप यहां पर नहीं रख सकते, तो 3 प्लस 0 रखूंगा। कितना आ गया? 6 माइनस 3, लो भाई 3। ये रहा इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगले को एक और समझते हैं। ठीक है, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। कंडीशन ये है, एक एक चीज को 2-2, 3-3, 4-4 बार समझाया जा रहा है। ठीक है, कोई भी चीज में अगर छोटी सी प्रॉब्लम आए, पॉज करिए, थोड़ा पीछे जाइए, उसको दोबारा देखिए, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, एक कड़वा सच है, आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं। ठीक है, मेरे को अपना पर्सनल इमेज का कोई लेना देना नहीं होता, अनलेस और अनटिल मुझे बताओ कि मैं भला कर रहा हूं, है ना। आपकी फीलिंग कुछ भी हो सकती है, आपकी फीलिंग्स, यार मैं किसी का अच्छा कर रहा हूं, बस वो मेरे लिए मैटर करता है। हाँ, मैं अगर किसी का बुरा कर रहा होता तब मेरे को बुरा लगता है ना। आई हैव, मतलब कि मैं रात को सो नहीं पाऊंगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। ठीक है, तो एक कड़वा सच आप लोगों को बताता हूं। देखिए जी, 12th बोर्ड में नंबर आ जाना, ठीक है, जितने मर्जी आए हो, चाहे 90 आए हो, 95% आए हो, 98% आए हो। ठीक है, कड़वा सच ये है कि 12th बोर्ड में नंबर लाना बड़े आसान है। ठीक, चाहे हो सकता है आप में से कोई कहे यार मैंने तो दिन रात मेहनत करी थी। मैं मान गया आपने दिन रात मेहनत करी थी, बट सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी ना। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि आपने मेहनत नहीं करी थी। कि 12th बोर्ड में नंबर लाना
बहुत आसान काम है। कई तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लें, आप तब भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक। बट नीट को क्रैक करना, ठीक है, उतना आसान नहीं है जितना कि 12th बोर्ड। हाँ आसान है, अगर आप टीचरों की बात सुने, प्रैक्टिस करें, ठीक है, करते चलें तो डेफिनेटली, ठीक है। क्या एक नीट एक असली तैयारी है। पता है अभी तक क्या होता था, हम क्लास में होते थे, अपनी क्लास में मान लेते हैं स्कूल की एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, तो मेरा रैंक फर्स्ट आ जाए मान लीजिए उसमें, तो अपना दिमाग खराब हो जाता है। क्या अबे देख क्लास में फर्स्ट हूं यार, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी सिटी में हैं या गांव में हैं, तो आपको पता है ऐसे वहां पर सैकड़ों नहीं होंगे तो कम से कम 50 स्कूल तो होंगे ही होंगे, उसमें ऐसी सैकड़ों क्लासेस होंगी। अगर उनके सारे, और फिर उसी राज्य में, स्टेट में ऐसे हजारों स्कूल होंगे, हजारों क्लासेस होंगी, लाखों क्लासेस भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करें तो ये लाखों में नंबर आ जाता है सिर्फ क्लासेस का, सिर्फ क्लासेस का, ठीक है। तो आप सोचिए आप ही के लेवल पे अगर सिर्फ क्लास टॉपर्स को ही काउंट कर लिया जाए तो आपके लेवल पे ही लाखों बच्चे, ठीक है। हो सकता है कोई आपसे आगे हो, कोई आपसे पीछे हो, सिर्फ अगर यही क्राइटेरिया रख लिया जाए कि मैं अपनी क्लास का टॉपर हूं, ठीक है, तब भी आप लाखों बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। नीट एक ऐसा एग्जाम है, ठीक है, जिसमें रिलेटिव मार्किंग देखी जाती है। रिलेटिव मार्किंग समझ गए ना यार, मेरे मान लो 650 मार्क्स आ गए, ठीक है, बट बाकी बच्चों ने मेरे से भी बहुत अच्छा कर लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, वो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। बट बोर्ड में ऐसा नहीं होता, किसी के 95 आते हैं तो 95 आते हैं यार, एब्सोल्यूट नंबर है, 95 बड़े अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए, क्योंकि आप पहली बार किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जब आप तैयारी करेंगे आपको पता चलेगा हॉराइजन्स कितने एक्सपैंड होते हैं, आपको कहां तक सोचना पड़ता है और फिर उसको कंसाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो ढाक के 3 पात ही चलते रहेंगे कि बस इतना ही पढ़ रखा है, इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत मुश्किल आएगी जी, बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है। सो मेहनत करिए, आगे मूव करते हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, उसी टाइप का। फाइंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इफ 5 लीटर ऑफ ब्यूटेन undergoes combustion. क्या ब्यूटेन का फॉर्मूला पता है सबको? यस सर, दैट इज C4H10। लो जी, C4H10, उसका कंबशन कराएंगे। यस सर, ब्यूटेन को भी मैं गैस की फॉर्म में रख रहा हूं, ठीक, कंबशन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्या बनेगा? एक तो सर CO2 बनना है पक्का, और एक क्या बनना है? H2O लिक्विड फॉर्म में। जब तक गिवन ना हो तब तक H2O लिक्विड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। हाँ गिवन होता वेपर में तब फिर बात अलग होती, ठीक है। क्या इसको बैलेंस करना आता है हम लोगों को? यस सर। अगर आपने यहां पर 1 रखा, x पता ना क्या है सर? x है 4 सर, y कितना है? 10। ऑक्सीजन के बाहर क्या रखना था? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x प्लस y बाय 4, x प्लस y बाय 4। क्या x पता कितना है? दैट इज 4, y बाय 4 10 बाय 4। क्या ये 4 प्लस 5 बाय 2 हो गया? 8 प्लस 5 13 बाय 2 हो गया, ठीक। CO2 कितना बनेगा सर? XCO2 बनेगा। x कितना? 4CO2। सर H2O कितना बनेगा? दैट इज y बाय 2। कितना? y बाय 2। पीछे देख लो चाहे, ये रहा। कहां गया? वैसे तो अब तक याद हो चुका होगा, बट फिर भी मेरा फर्ज है एक बार बता दे। y बाय 2, y बाय 2, y बाय 2 कहने का मतलब y कितना बेटा? 10, 10 बाय 2 कितना आ गया? 5, ठीक है सर। अगर मैंने ये बात बोली थी ये 1 होता तो इस 1 का मतलब क्या है? 1 लीटर। इसका मतलब क्या है? 13 बाय 2 लीटर। और इसका मतलब क्या है? 4 लीटर। क्या इसको भी 5 लीटर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, गैस है, सॉरी लिक्विड है, लिक्विड के लिए नहीं बोल सकते। पहले वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में फाइंड आउट कर रहा हूं,
1 लीटर ऑफ ब्यूटेन के लिए। किसके लिए? 1 लीटर ऑफ ब्यूटेन के लिए, 1 लीटर के लिए मुझे फाइंड आउट करनी है 5 लीटर के लिए। अरे पहले 1 के लिए तो फाइंड आउट कर लो सर, 5 के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या 1 के लिए, 1 लीटर के लिए हमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना आता है? यस सर, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फॉर 1 लीटर ऑफ ब्यूटेन। सर क्या फॉर्मूला बताया था आपने? जितने भी गैसियस रिएक्टेंट होंगे उनकी वॉल्यूम को ऐड कर दो, माइनस जितने भी गैसियस प्रोडक्ट होंगे उनकी वॉल्यूम को ऐड कर दो, ठीक है। सबसे पहले गैसियस रिएक्टेंट, सबसे पहले गैसियस रिएक्टेंट, क्या ये रिएक्टेंट है? यस। क्या ये गैस है? यस। इसकी वॉल्यूम 1 लीटर। रिएक्टेंट है? यस। गैस है? यस। इसकी वॉल्यूम 13/2 लीटर। रिएक्टेंट एक था 1 लीटर, दूसरा 13/2 लीटर। प्रोडक्ट है? यस। गैस है? यस। कितनी वॉल्यूम? 4 लीटर। इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे, बता दिया कितनी बार। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 + 0। कुछ नहीं लिखो या 0 लिखो, बात एक ही होती है। क्या बेटा? ये 15/2 है और ये 4 है। 15/2 को 7.5 भी बोलते हैं, -4 कम्स आउट टू बी 3.5 लीटर। ये वॉल्यूम कंट्रैक्शन किसके लिए आई? अगर ब्यूटेन कितना होता? 1 लीटर होता। अगर ब्यूटेन कितना होता? 1 लीटर। बट हमें 1 लीटर के लिए थोड़ा पूछी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? वॉल्यूम कंट्रैक्शन किसके लिए पूछा है? 5 लीटर ऑफ ब्यूटेन के लिए। तो 5 लीटर ऑफ ब्यूटेन के लिए तो सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फॉर 5 लीटर ऑफ ब्यूटेन। भाई 1 लीटर का कंबशन कराते हो तो 3.5 लीटर वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर 5 लीटर का कराओगे तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 से, आंसर आ जाएगा 17.5 लीटर। कितना? 17.5 लीटर। ठीक है सर। सर अभी तक ना आपने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के, उसमें हाइड्रोकार्बन आपने रखा है CXHY वाला, यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन। बट आपने अल्कोहल के बारे में नहीं बताया। ईथर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, तब क्या होगा उसके लिए भी देखते। क्या कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसके पास कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? CXHYOZ। हाँ सर लिखा जा सकता है, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। लिख दिया गैसियस फॉर्म में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या इसका कंबशन कराएंगे? यस सर। बनेगा क्या? किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओ, बनना वही है हमेशा। क्या? CO2 और H2O। H2O लिक्विड में, CO2 गैस में। ठीक सर, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस कैसे करेंगे? अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो यहां पर पता क्या आएगा? यहां पर पता क्या आएगा? X + Y/4। पता है ना यहां पर X क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। Y क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें कोई बताने वाली बात थोड़ा है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? X + Y/4 - Z/2, -Z/2। बस इतना सा ही फर्क है यार। अगर कार्बन हाइड्रोजन वाला होता, उसका कंबशन कराते तो यहां पर X + Y/4 आता। ठीक, अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला है, ठीक है, अगर कंबशन कराएंगे तो यहां पर X + Y/4 तो आना ही है, -Z/2 कर देना, बस बाकी सब सेम है। ये X, ये Y/2। ठीक, निकालो इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। क्या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला वही रहेगा? हाँ, जो गैसियस रिएक्टेंट की वॉल्यूम उनको ऐड कर दो, माइनस गैसियस प्रोडक्ट की वॉल्यूम उनको ऐड कर दो। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ये रिएक्टेंट है? यस। क्या ये गैस है? यस। तो इसको 1 लीटर बोल सकता हूं? हाँ बोल लो। इसको क्या बोल सकता हूं? X + Y/4 - Z/2 लीटर। इसको क्या बोल सकता हूं? X लीटर। ये नहीं बोल सकता Y/2, 50 बार बता दिया, लिक्विड है। चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है यस 1, और दूसरा रिएक्टेंट भी गैसियस है यस, X + Y/4 - Z/2, माइनस प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ X। इसको नहीं रख सकता, पता ही है, बहुत बार बात कर ली। क्या आंसर यही आएगा? 1 + Y/4 - Z/2, क्योंकि X से X तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन करके देखें। ये देखो,
ये रहा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? ए वॉल्यूम ऑफ 1 ml ऑफ गैसियस एलिफेटिक कंपाउंड, कोई गैसियस एलिफेटिक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है CnH3nOm, ये लिखा हुआ है CnH3nOm लिखा हुआ है, ये गैसियस है, ठीक है, कोई बात नहीं। इज रिएक्टेड विद कंप्लीटली या कंप्लीटली बर्न्ट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई, इसका ऑक्सीजन के साथ कंबशन करा दिया। द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना है, ठीक है, इतना तो पता है। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं क्या बनता है? CO2, H2O, CO2 गैस में, H2O लिक्विड में, ठीक। अब मेरी बात को सुनो, क्या ये X था, ये Y था, ये Z था। X कितना है यहां पर? N, Y कितना है? 3N, Z कितना? सॉरी, Z कितना है? दैट इज M, ठीक है। जब भी आप कंबशन कराएंगे तो यहां पर क्या लगता था? X, अगर ये CXHYOZ होता था, यहां पर ऑक्सीजन कितना लगता था? X प्लस Y/4 माइनस Z/2, X प्लस Y/4 माइनस Z/2। बेटा X कितना है? बेटा X कितना है? मैं नीचे सॉल्व कर देता हूं, फिर ऊपर लिख दूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है। X है N, Y कितना है? 3n/4, X प्लस Y/4 हो गया, माइनस Z/2, Z/2 कितना है? M/2। बेटा इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं, बस थोड़ा स्पेस नहीं है, मुझे लग रहा है मुझे ये लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी। कारण वही है कि स्पेस नहीं है ना, तो थोड़ा। सर आप रब क्यों नहीं कर लेते बाकी टीचर्स की तरह? बाकियों से भी तो गलती होती होगी, बाकी टीचर रब कर लेते होंगे, मैं नहीं कर पाता हूं रब, है ना। उसका कारण है कि इरेजर खत्म हो गया इसमें ना, बोर्ड में। नहीं ऐसा नहीं है, इरेजर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, कोई रीजन कुछ और है टेक्निकल, बट वो प्रॉब्लम 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी। चलिए, बनना क्या था? एक तो CO2 और एक H2, ये बनना था ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके। चलो यहां पर क्या लिखना था? X प्लस Y/4 माइनस Z/2, X प्लस Y/4 माइनस Z/2, ये कितना? XCO2 बनता था, X मतलब NCO2, ये कितना? Y/2, Y/2 कितना है? 3n/2, ठीक है भाई। आपको 1 ml के लिए, ये लिखा हुआ है 1 ml के लिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। क्या मैंने जितने भी अभी क्वेश्चन किए उसमें इसको लीटर माना था, अब इसको मिलीलीटर मान लो। अरे वॉल्यूम ही है भाई, 1 लीटर इतने लीटर के साथ रिएक्ट करेगा, इतने लीटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो 1 ml इतने ml के साथ रिएक्ट करेगा, वो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। लिखो अगले पेज पे, लिखो अगले पेज पे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला सेम, गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले गैसियस रिएक्टेंट, वॉल्यूम बस इतना याद रख लेना। अब ये 1 ml है, ये कितना हो जाएगा? N प्लस 3n/4 माइनस Z, नहीं वो लिखना था, यहां पर लिखना था M/2। मैं ठीक कर देता हूं, बातें कर रहा था ना तुम लोगों से जब ये लिखना था। चलो कैसे बताए, मैं गाना गा रहा हूं ना, गाना नहीं चाहिए क्लास में, आई एम सॉरी, ठीक है। अच्छा ये ml और ये भी कितना आ जाएगा? n ml, ठीक। चलिए ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा दूसरा रिएक्टेंट, दोनों गैस में है। क्या मैं इनको ऐड कर दूं? 1 प्लस n प्लस 3n/4 माइनस m/2 माइनस गैसियस प्रोडक्ट वाला, गैसियस प्रोडक्ट यही है बेटा, सिर्फ यही n ml, वो लिखूंगा ही नहीं, पता ही है लिक्विड में, कितनी बार बोल दिया। चलो बेटा अगर मैं इसे माइनस करूंगा तो क्या ये यही आ गया? 1 प्लस 3n/4 माइनस m/2 ml,
आंसर भी क्योंकि ml में ही आएगा ना, ये सारी वॉल्यूम ml में थी तो आंसर भी ml में ही आएगा। n से n क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है 1 + 3n/4 माइनस m/2, यही है ना, 1 + 3n/4 माइनस m/2, 1 + 3n/4 माइनस m/2, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पे 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, 1-2 और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, और देखिए, देखो जी क्या दे रखा है, पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन। ए वॉल्यूम ऑफ 10 ml, ठीक है, 10 ml के लिए सॉल्व करना है, पहले 1 के लिए कर लेंगे फिर 10 के लिए कर लेंगे, वो बात छोड़ो ना, पहले तो मेन बात पे आए। क्या गैसियस है कोई C4H6, C4H6, ठीक है। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सर क्यों चेंज कर रहे हो? मैं इसे x की जगह क्या y लिख दूं? हाँ लिख दो सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी y, जहां पर x लिखा था उसकी जगह y लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है सर, इसको भी फिर y कर दो आप। भाई किसी चीज को हमने x लेट किया होता किसी क्वेश्चन में, मैंने उसे y लेट कर लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ए वॉल्यूम ऑफ 10 ml ऑफ गैसियस है कोई C4Hy, एग्जैक्टली रिक्वायर 55 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर जब इसका कंबशन कराते हैं 10 ml का, कितना, 10 ml का अगर कंबशन कराते हैं तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, 55 ml। बनना क्या है, सब को पता है कि बनना क्या है, CO2 गैस में, H2O लिक्विड में। क्या बेटा आपको पता है, x की जगह अब की बार 4 लिखा हुआ है, x की जगह 4 लिखा हुआ है, और y की जगह y ही लिखा हुआ है। ठीक है, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, फिर देखेंगे 10 ml के साथ 55 ml क्या करना है और वैल्यू y की फाइंड आउट करनी है। पहले आराम से देखें जरा। ठीक है, क्या अगर यहां पर 1 आता है, पता है ना यहां पर क्या आना था, x + y/4, x कितना है 4 + y/4, ये कितना बनना था, x CO2, x कितना है 4 CO2, और ये कितना बनना था y/2, y का मतलब y ही है तो y/2। ठीक है, क्या बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसका 1 ml इसके 4 + y/4 ml के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 1 ml, पता है ना इनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वॉल्यूम बोल सकते हैं, किसके लिए, गैस के लिए, किसके लिए, गैस के लिए। क्या मैं इसके 1 ml को ऐसे बोल सकता हूं, ऑक्सीजन कितना लगेगा, y + 5y/4, 4 + y/4, 4 + y/4। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, 1 ml of C4H6 require ऑक्सीजन कितने ml, 4 + y/4 ml। बट हमें क्वेश्चन में 10 ml दे रखा है, तो 10 ml के लिए कितना रिक्वायर होगा, 10 ml के लिए कितना रिक्वायर होगा C4H6 के, अगर ये 10 ml होंगे तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर होगा, सर 1 ml के लिए इतना लग रहा है तो 10 के लिए कितना लगेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या जब 10 ml के लिए जो ऑक्सीजन लग रही है वो ऑलरेडी दे रखी है 55, क्या 10 ml ऑफ C4H6 के लिए, C4Hy के लिए जितनी वॉल्यूम लग रही है वो सारी कितनी दे रखी है, दैट इज 55, यानी कि 10 ml के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी, क्या ये 55 के इक्वल है, यस सर। लो भाई सॉल्व हो गया क्वेश्चन, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 40, 10 y/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 55, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 55 में से 40 जाएंगे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो 60, क्या y की वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि 0 और 0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। बस भाई y की वैल्यू ही बतानी थी आपको क्वेश्चन में, y कितना है, y कितना, ए रहा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। ठीक है, तो ये कुछ आसान से क्वेश्चन थे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आगे मूव करेंगे। अब की बार क्या है, क्वेश्चन पढ़े, गैसियस एल्केन। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये एल्केन है। क्या एल्केन का फॉर्मूला सबको पता है, 10th से पढ़ते आ रहे होंगे जी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, x की जगह n लिखा हुआ है, y की जगह 2n+2 लिखा हुआ है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। एक गैसियस एल्केन इज एक्सप्लोडेड विद ऑक्सीजन, उसका रिएक्शन करा दिया, ये गैस में है और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है किस में होती है, गैस में, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन टू वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, जितनी वॉल्यूम O2 की लगेगी फॉर कंबशन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म कंप्लीट कंबशन टू द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इन 7:4 टू वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। दोनों की रेशो दे रखी है कितनी, 7:4, ठीक है। आपसे पूछा होगा वो एल्केन कौन सा होगा, क्या वो मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा कि ब्यूटेन होगा, ठीक है भाई, कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आपको पता है x की जगह क्या है n, ठीक है सर, y की जगह क्या है 2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। कंबशन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, यस सर। बनना क्या है, कितनी बार बताओगे सर, CO2 बनना है, H2O बनना है, CO2 गैस में, H2O लिक्विड में। यहां पर ऑक्सीजन का साथ यहां पर क्या आएगा, दैट इज x + y/4, x + y/4, क्या x यही है, यस सर, y यही है, यस, डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इसका LCM लूंगा, नीचे 4 आ जाएगा, यहां पर 4n + 2n + 2 कितना आ गया, 6n + 2/4 लिख दूंगा यहां पे, 6n + 2/4, ठीक है सर। सर CO2 कितना बनना है, CO2 बनना है XCO2, x का मतलब NCO2। सर H2O कितना बनना है, दैट इज y/2, y कितना है, y कितना है 2n+2, 2n+2। क्या मैं 2n+2/2 लिखना है ना, 2 कॉमन निकाल लो, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर n+1 लिख सकता हूं, हाँ लिख लो सर, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे तरीके से रिएक्शन नहीं नजर आ रही है, मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए। 1, उसी रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूं, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं। गैस में ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराया, CO2 बना और साथ में H2O लिक्विड बना। O2 गैस कितना आया था, यहां पर 6n+2, 6n+2/4। ये कितना आया था NCO2, और ये कितना आया 2n+2/2, जिसको n+1 भी लिख सकते हो, 2 कॉमन निकाल के, वो आपकी मर्जी, बट हमें क्वेश्चन में जरूरत है नहीं इसकी। ध्यान से सुनिए समझिए, क्या क्वेश्चन में ये दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 7/4। क्या आपको पता है वॉल्यूम ऑफ O2 ये 6n+2/4, क्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म यही है, दैट इज n। बस बेटा अब इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 7 4 उधर जाएगा तो 28 हो जाएगा, ये 24n हो जाएगा और साथ में 8 हो जाएगा। क्या ये 4n = 8 हो जाएगा, n कितना आ गया 2 आ गया। लो भाई रखो इसमें CnH2n+2 में n2 रखो, क्या ये C2H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है हमें, C2H6, ये रहा ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C, ठीक। काम को करने के 2 तरीके हैं जी, ठीक है। टॉपिक एक था वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है, फिर भी हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज बता दूं, एक छोटी चीज ना, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड है ऑडियोमेट्री। सर ये ऑडियोमेट्री क्या है, जो आज हमने किया है वो ऑडियोमेट्री ही है, टॉपिक का नाम, ठीक है।
अब ये मत पूछने बैठ जाना ऑडियोमेट्री क्या है, ये जैसे ये क्वेश्चन हमने किया, ये ऑडियोमेट्री का ही क्वेश्चन है, बस खत्म। ये भी ऑडियोमेट्री का ही क्वेश्चन है, जो अभी अभी किया है ये भी ऑडियोमेट्री का ही क्वेश्चन है, खत्म ना, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है आप लोगों को, बट क्योंकि मेरी आज की क्लास इसके ऊपर बेस्ड है तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर बता दिया जाए, तो कुछ जाएगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बताना है मोल का मास के साथ, मोल का मॉलिक्यूल के साथ, मॉलिक्यूल को पार्टिकल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, स्पेशली मॉलिक्यूल एंड आयन के लिए, एंड मोल का वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी के साथ। क्या नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला पता है सबको? यस सर, मास बाय मोलर मास। तो बेटा अगर मुझे इसको 1 बनाना हो, नंबर ऑफ मोल्स कितने बनाने हैं? 1। क्या मास और मोलर मास सेम आ जाएगा? यस सर। अगर n 1 हुआ तो इसका मतलब मास इज इक्वल टू मोलर मास। इस लाइन का मतलब यही हुआ, ये जो मैंने ऊपर लिखी है लाइन, इस लाइन का मतलब यही हुआ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो उसका मास मोलर मास के इक्वल आएगा, ठीक है सर, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, प्रूफ आपने ये कर दिया। किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है तो उसका मास कितना होगा? मोलर मास के इक्वल, जिसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं आप। मोलर मास कहना है मोलर मास कह लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहना है मॉलिक्यूलर मास कह लो, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह लो, ठीक है। मान लो कि इस चीज के 5 मोल्स का मास पूछ लिया जाए, सर 1 मोल का मास अगर मोलर मास के इक्वल है तो 5 मोल्स का कितना होगा? 5 इंटू मोलर मास। किसी के 10 मोल्स का मास पूछ लिया जाए तो 10 इंटू मोलर मास, खत्म। ये लास्ट क्लास में बताया है जी हमने, बट मेरे आज काम आना है तो मैंने सोचा एक बार फिर बता दिया जाए, ठीक है। क्या नंबर ऑफ मोल्स का मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोई रिलेशन होता है? पार्टिकल्स के साथ भी रिलेशन होता है? हां सर, पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर को Na लिखा जाता है, सबको पता है। मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ मोल को 1 मान लिया, अगर यहां पर 1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल किसके बराबर आ गए? मॉलिक्यूल कह लो, पार्टिकल कह लो, किसके बराबर आ गए? दैट इज Na। यानी के 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज के 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं या पार्टिकल्स कितने होते हैं? दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। कोई पूछे कि कोई सब्सटेंस है वो 3 मोल पड़ा हुआ है, बताओ उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? भाई 3 इंटू Na, 1 मोल के अंदर Na पार्टिकल्स होते हैं, तो 3 के अंदर कितने होंगे? 3 इंटू Na। कोई पूछे मेरे पास सब्सटेंस पड़ा हुआ है उसको ना 8 मोल्स पड़े हुए हैं, बताओ उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? भाई 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 8 के अंदर कितने होंगे? 8 इंटू Na, ठीक। ये रिलेशन भी आपको क्लियर है। पिछले वाला भी 1 मोल का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स Na, ठीक है। और देखते हैं क्या मोल का कोई और रिलेशन भी होता है वॉल्यूम के साथ? यस सर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स को 1 रख दिया, रख दो सर। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 रखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी किसके बराबर आ जाएगी? 22.4 लीटर। किसके लिए? 1 मोल के लिए। किसके लिए? 1 मोल के लिए। क्या ये जो लाइन लिखी है इसी को बेटा नीचे लिख रहा हूं मैं, इसी को नीचे लिख रहा हूं, क्या? 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। तो 3 मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम कितना? 3 इंटू 22.4 लीटर। 10 मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम कितना? 10 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। कई बच्चे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं क्लास के बारे में, ठीक है। कि सर, है ना, कोई भी क्लास हो, जनरल कोई ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है, ठीक है। कि सर पढ़ते टाइम ना हम लोग ना
बोर हो जाते हैं, चाहे वो क्लास हो, चाहे घर पे प्रैक्टिस करना हो, रिवीजन करना हो, हम बोर हो जाते हैं, हमें बोरियत फील होती है। ठीक है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका अगले साल भगवान करे ऐसा ही हो कि एडमिशन हो जाए एमबीबीएस में बहुत अच्छे कॉलेज में, चले गए। आपको पता है 1 साल के बाद ही, फर्स्ट ईयर के बाद ही ओपीडीज में ड्यूटी लगना शुरू हो जाती, ठीक है, उनमें नाइट ड्यूटीज भी इन्वॉल्व होती, ठीक है। व्हाट इज द फन कि सारी दुनिया सो रही है और आप ओपीडी में या आईसीयू में या ऑपरेशन थिएटर में किसी को असिस्ट कर रहे हैं। क्या उसमें उसमें क्या फन है बताओ, कोई बताए कि उसमें कोई फन है? अभी तो लग रहा है नहीं 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 सर, ओटी में जाएंगे तो वो चीरफाड़ होते हुए देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी मोनोटोनस, ये रोज का काम हो जाएगा। जब एमबीबीएस हो जाएगी, एमडी हो जाएगी, रोज का काम हो जाएगा, क्या फन रहेगा उसमें? किताबों के बारे में भी यही बात है ना, पिछले 12 13 14 साल से पढ़ रहे हो, ठीक है, इस कारण ये करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब एमबीबीएस एमडी हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या पता अपना हॉस्पिटल हो या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो एज ए डॉक्टर, ठीक है, तो तब क्या फन रह जाएगा उसमें, ठीक है। हमें भी पढ़ाते हुए इतने साल हो गए हैं, क्या फन है इसमें, ठीक है। ये फन नहीं ढूंढा जाता चीजों में, ये पैशन ढूंढा जाता है, ठीक है। और जो चीज पैशनेटली करी जाती है वो कभी बोरियत हो ही नहीं सकती, उसमें हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर हम भी चाहें या आप भी चाहें या कोई और भी चाहे, कोई थर्ड पर्सन भी, वो कोई भी काम जो अभी कर रहा है उसको छोड़ सकता है और कोई नया काम कर सकता है, ठीक है। बट फिर भी वो उसी काम को क्यों करता रहता है, वो उसी को क्यों परस्यू करता रहता है? क्योंकि वो उसका ड्रीम होता है या पैशन होता है या उसके लिए वो अपनी लाइफ डिवोट करना चाहता है। तीनों सिनोनिम है, जो भी आप यूज करना चाहें, ठीक है। तो पढ़ाई तो ऐसे ही होती है भाई, ठीक है ना, जिसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी, नींद को खोना पड़ेगा, ठीक है, कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्लास में आएंगे और टीचर नाच के दिखाएगा, ठीक है, तब आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, तो आपने गलत लाइन में आ गए जी आप, ठीक है। जब आप एमबीबीएस कर रहे होंगे तो अगर कहीं डाइसेक्शन करने का मौका मिलेगा तो मुर्दे नाच के नहीं दिखाएंगे आपको, ठीक है। आप वो गलत सोच रहे हैं उसको, ठीक है। सो मेक श्योर करिए, ठीक है, कि एफर्ट लगाते रहिए। 3 फॉर्मूले बेटा हम लोगों ने पढ़े हैं, वो कौन कौन से तीनों फॉर्मूले हैं आप चाहे तो एक पेज पे इकट्ठे भी लिख सकते हैं। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मास मोलर मास के इक्वल, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर, ठीक है। इसके बारे में ख्याल रखिएगा। तीनों चीजें आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिखी हुई है कॉपी में, तो तब भी चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। करना क्या, वैसे टाइम पास ही है। फाइंड मास वॉल्यूम at STP and molecules in 3 moles of CO2। लो सर, ये तो जो अभी तीनों फॉर्मूले पढ़े थे एज इट इज लगा दो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या 1 मोल का मास कितना होता था सर? मोलर मास। मोलर मास CO2 का निकालना आता है सर, क्लास में 10 क्वेश्चन आपने कम से कम करा दिए होंगे जिसमें CO2 का मोलर मास फाइंड आउट किया था। कितना? 44। तो बताओ फिर 3 मोल्स का मास पूछा है सर, 3 इंटू 44, एक का अगर 44 है तो इसका 3 इंटू 44 दैट इज 132 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते। 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP हैज वॉल्यूम कितनी बेटा? 22.4 लीटर। हमें 3 मोल्स की पूछी हुई है, तो 3 इंटू 22.4, ये कौन सी बड़ी बात है? 67.2, ठीक। और क्या पूछा हुआ था? मास पूछा था, वॉल्यूम पूछा था, मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। लो मॉलिक्यूल भी लिख लेते। 1 मोल ऑफ CO2 हैज मॉलिक्यूल्स, अभी अभी बेटा लाइन लिखी थी, दैट इज Na के बराबर होगा। तो बताओ 3 मोल्स के अंदर कितने होंगे सर? 3 इंटू Na होंगे। लो भाई क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा टाइम इस पे लगाना नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते। टॉपिक का नाम है
स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। सर ये स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होता क्या है ना, है क्या ये स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन? ठीक है, इसको समझने से पहले एक छोटी सी 2-3 चीजें बताते हैं, ठीक है, और फिर आगे बात करते हैं। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, अपनी मनमर्जी से, AX BY gives you CZ, और सब गैस में है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। चलो ऐसा करते हैं, इस साथ में एक वो भी बना लेते हैं, लिक्विड भी बना लेते हैं। बना लिया सर, ठीक। X क्या है? रिएक्टेंट। Y क्या है? रिएक्टेंट। Z क्या है? रिएक्टेंट, सॉरी Z प्रोडक्ट है, और W क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। सर ये क्या है? ये जो आगे लिखे हुए, ये जो आपने आगे लिखे हुए, ये वाला A, ये B, ये C और ये D, ये क्या है बेटा? ये है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है ये? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अरे सर आज क्लास की शुरुआत भी तो आपने यहीं से करी थी। हाँ भाई करी थी, दोबारा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुछ चीजें ऐड करनी है। वहां पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ वॉल्यूम से काम चल गया था, यहां पर हमें कुछ और भी बताना है, ठीक है। देखिए जरा कैसे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? ये वॉल्यूम हो सकते हैं। अरे सर ये तो पढ़ा दिया आपने, फॉर गैसेस ओनली, फॉर गैसेस ओनली, ये पढ़ा दिया जी। अब इस लाइन के बारे में मत पूछना, सारा का सारा फॉर गैसेस ओनली। सारा का सारा वॉल्यूम कंट्रैक्शन इसी लाइन के ऊपर बेस था, है ना। क्या मैं इसको, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या वॉल्यूम बोल सकता हूं? बोल लो। गैस है बोल सकते हो। ये भी रिएक्टेंट है, गैस है। इस बी को वॉल्यूम बोल सकता हूं? बोल लो। प्रोडक्ट है, गैस है, वॉल्यूम बोल सकता हूं? बोल लो। प्रोडक्ट है, लिक्विड है, इस डी को मैं वॉल्यूम नहीं बोल सकता, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इस लाइन को कि ए लीटर ऑफ एक्स will react with B liter of Y to give C liter of Z। हाँ सर, बट D लीटर ऑफ W नहीं बोल सकता क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड की वॉल्यूम यहां से फाइंड आउट नहीं करी जा सकती, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? किसी तरीके से इसका मास फाइंड आउट कर लो, डेंसिटी पता हो, मास और डेंसिटी के रिलेशन से हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। बट उसके बारे में बात ही नहीं करनी, जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, ठीक है। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वॉल्यूम हो सकती है, ठीक है। क्या स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल हो सकता है। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल हो सकता है, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं। और मोल किसके लिए? क्या गैस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए? सबके लिए, सबके लिए, ठीक है। मोल्स फॉर ऑल रिएक्टेंट एंड गैसेस। उसका गैस से, लिक्विड से, सॉलिड से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यानी कि क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं A moles of X will react with B moles of Y to give या to produce C moles of Z and D moles of W। हाँ सर बोल सकते हो, लिख लीजिए। A moles of X react with B moles of Y to give या produce C moles of Z and D moles of W। बोल सकते हो सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी चीज करेक्शन कर लें। क्या करेक्शन? ये जो नंबर डाले हैं ना ए बी, इनको हटा दें, क्या नहीं तो डाउट ग्रुप भर जाएगा पूरा इसी से। सर ये ए बी क्या, ये ए बी क्या, ये ए तो लीटर था, ये ए कहां से आ गया सर? सर मुझे बताओ, नहीं तो लड़के ही बोल रहे होते हैं सर मैं अपनी चूड़ियां तोड़ लूंगा, बताओ सर मुझे, ठीक है। तो इसी कारण इनका नाम 1 2 रख देते हैं।
ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये 1 है, ये 2 है। चलिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वॉल्यूम हो सकता है सिर्फ गैस के लिए, मोल्स हो सकता है किसी के लिए भी, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबको मोल्स बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ और हो सकता है? यस, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हो सकता है, वो भी सभी के लिए, फॉर ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसमें भी कोई गैस, लिक्विड, सॉलिड का लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं, A molecules of X will react with B molecules of Y to give you C molecules of Z and D molecules of W. A molecules of X will react with B molecules of Y to give C molecules of Z and D molecules of W, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको समझ आ गई है, ठीक है। इसके बारे में भी कोई ज्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है। आप में से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको मैंने बताया, जिसकी मैं से थोड़ा पानी पी लूं। कई ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि थोड़ा काम मुश्किल है, मैं थोड़ा मुश्किल बोल रहा हूं, नीट क्रैक करना आपको ज्यादा मुश्किल भी लग सकता है। आप मानो या ना मानो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम होता है सच बताना, मैंने थोड़ी देर पहले बोला। आपको क्या लगता है मैटर नहीं करता, जब तक मैं सच बोल रहा हूं बस मुझे वो मैटर करता है। दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है पढ़ना, शायद सबसे आसान काम है अगर मैं अपनी लाइफ में बात करूं तो, ठीक है। सबसे आसान काम है पढ़ना, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा काम आसान है नहीं कोई भी, ठीक है। देख लेना चाहे तो, ठीक है। जब आप लाइफ में अभी आगे बहुत बढ़ेंगे आप लोग, मेरी पूरी दुआ है आपके साथ, ठीक है। पर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आपको साफ लगने लगेगा कि हाँ ये बात सच है, ठीक है। नहीं विश्वास होता, आपको लगता है ना झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, रोल रिवर्सल खेल लेते हैं। आपके मम्मी होंगे, पापा होंगे, कुछ ना कुछ काम करते होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। बड़ा सिंपल सी बात है, हर किसी के पेरेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मम्मी से कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मॉम ऑफिस जाती है, कोई बिजनेस हैंडल करती है, या घर पे या होम मेकर, तीनों में से एक कंडीशन तो होगी। पापा के साथ भी इन तीनों में से कोई एक कंडीशन तो होगी, ठीक है। मम्मी के साथ ही कंपैरिजन कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। एक दिन के लिए मम्मी को बोलिए कि आप रेस्ट करें, ठीक है। और मम्मी सुबह उठती होंगी कोई 5 o'clock 6 o'clock, और रात को बड़ी मुश्किल से सोने को मिलता होगा 9 10 11 बजे के करीब। एक दिन मम्मी को बोलिए कि आप आराम से बैठो और सारे काम जो मम्मी के हैं वो खुद करके देखिए। मम्मी क्या, मम्मी की मम्मी भी याद आ जाएगी, यानी कि नानी याद आ जाएगी, ठीक है। आपको तभी पता चल जाएगा अबे पढ़ाई तो बहुत आसान है भाई, करके देखिए, करके देखिए, करके देखेंगे तब पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी आसान है, ठीक है। क्योंकि अभी तो यही लगता है हाँ ये पढ़ लें वो पढ़ लें, बोरियत हो रही है, ठीक है। जब मम्मी किचन में है, मान लेते हैं 7 to 8 आवर्स मम्मी किचन में है ड्यू टू योर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, 7 से 8 घंटे मम्मी आपकी खड़ी हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, ठीक है। सिर्फ किचन का अभी मैंने टाइम काउंट किया, कोई बर्तन का नहीं, कोई खास मतलब कि कोई मैंने कपड़ों का नहीं, कोई और झाड़ू पोछा नहीं काउंट किया, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही काम एक दिन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा पढ़ाई करना कितना आसान है। ये ह्यूमन नेचर होती है, उसे जितना भी कोई आसान काम दे दो ना, उसको हमेशा मुश्किल ही लगता है। तो आपके पास राइट नाउ प्रेजेंटली बहुत ही आसान काम है, ठीक है। पता तब चलेगा जब इससे मुश्किल काम आ जाएगा ना, तब पता चलेगा अबे यार हाँ यार सही कह रहे थे, वो वाला काम तो ज्यादा आसान था,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का इतना तो पता चल गया कि आप स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कम से कम 5 बार बोल चुका हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल्स बोल सकते हैं, यस। मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, यस। वॉल्यूम भी बोल सकते हैं सिर्फ गैस के लिए, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ एनी, क्वेश्चन के बारे में पहले समझा रहा हूं फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एनी वन सब्सटेंस इज गिवन एंड अदर सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड। मैं मतलब समझाता हूं मैंने क्या लिखा है, जस्ट गिव मी 10 सेकंड का टाइम दीजिए। कोई क्वेश्चन आया, उसमें सिर्फ किसी एक सब्सटेंस ये रिएक्टेंट हो सकता है, ये प्रोडक्ट हो सकता है, इसकी कुछ वैल्यू गिवन है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? इसका या तो मास गिवन होगा, या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, या इसकी वॉल्यूम गिवन होगी गैस एट एसटीपी पे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मास, वॉल्यूम या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, ठीक। और वैल्यू ऑफ एनी अदर सब्सटेंस इज फाइंड आउट, हो सकता है रिएक्टेंट का कोई मास, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल गिवन हो, और किसी प्रोडक्ट के या तो मास फाइंड आउट करना हो, या वॉल्यूम फाइंड आउट करनी हो, या मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हो, ठीक है। रिएक्टेंट का या तो मास गिवन है, या वॉल्यूम गिवन है गैस की एसटीपी पे, या मॉलिक्यूल गिवन है, और आपको किसी प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना है, या मॉलिक्यूल फाइंड आउट करनी है, या वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है गैस एट एसटीपी पे। उल्टा भी हो सकता है, प्रोडक्ट का गिवन हो, रिएक्टेंट का फाइंड आउट करना हो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। पहला स्टेप, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस गिवन। जो भी सब्सटेंस गिवन है भाई, या तो उसका मास गिवन था, या मॉलिक्यूल गिवन थे, और या उसकी वॉल्यूम गिवन थी एट एसटीपी। तीनों में से कोई सी भी चीज गिवन हो, क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने आते हैं? यस सर। मास गिवन होता था, मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम गिवन होती थी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते थे। मॉलिक्यूल गिवन होते थे, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते थे। जो भी सब्सटेंस गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक। सेकंड स्टेप, राइट द केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन है ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। एंड बैलेंस इट, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। आप सेकंड स्टेप की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये क्वेश्चंस में गिवन होगा या मैं बताऊंगा। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया, ये गिवन होगा या मैं बताऊंगा, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। यानी कि सेकंड स्टेप तो कुछ है ही नहीं यार, छोड़ो मतलब कि, ठीक है। थर्ड स्टेप, कंपेयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर किसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करना है? ऑफ सब्सटेंस गिवन एंड सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड। जो सब्सटेंस गिवन है और जो सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड, जो सब्सटेंस हमें फाइंड आउट करना है, उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करो। पता है ना, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल्स बोल सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या? ठीक है सर, भाई रिएक्टेंट गिवन था, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, रिएक्टेंट के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को प्रोडक्ट के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करो। ठीक है सर, इससे होगा क्या? देखो जरा क्या होगा। वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड। सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड। ऐसा करने से जिस भी चीज को हमें फाइंड आउट करना था, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अगला स्टेप क्या है भाई? अगला स्टेप तो वही है यार, जो चीज फाइंड आउट करनी थी, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, मान लो मुझे मास फाइंड आउट करना था, मान लो मुझे मास, मान लो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना था, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 5। ठीक है, बट हमें मास फाइंड आउट करना है। अरे 1 मोल का मास कितना होता है? मोलर मास, तो 5 मोल का कितना हो जाएगा? 5 इंटू मोलर मास। अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर। अगर 5 मोल आ गए थे तो 5 मोल की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 22.4 लीटर। अगर 1 मोल हैज मास लिखना था, यहां पे मास लिखा नहीं, बोल दिया हैज मास। 1 मोल हैज मॉलिक्यूल्स कितने?
एवोगैड्रो नंबर 5 मोल्स आ गए हैं तो कितने होंगे, 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन करके देखेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। क्या, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, जो भी सब्सटेंस गिवन है, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, भाई उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। कर लिए, इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, सेकंड स्टेप की टेंशन लेनी नहीं। ठीक, थर्ड स्टेप क्या है, जो भी चीज आपको दे रखी है, जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है, उनके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी थी उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब मास फाइंड आउट करना है तो पहले वाली इक्वेशन लगा देना। अगर गैस की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो दूसरी लगा देना, मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं तो तीसरी लगा देना। क्वेश्चन करके देखेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ पाएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन को ही बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, मास मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप। पता चले मैं टॉपिक करा दूं, टॉपिक का मैं नाम ना बताऊं और कोई किताब कोई पढ़ ले, रिलेशनशिप लिखा, ठीक है, कोई किताब पढ़ ले और बाद में कहने लगा अरे सर आपने तो टॉपिक ही नहीं कराया। टॉपिक मैंने करा दिया, उसका मैंने गलती से नाम नहीं लिखा, तो बाद में कोई कहेगा जी आपने तो टॉपिक ही नहीं कराया। ठीक है, तो इसी कारण उसको अवॉइड करें। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बेटा, क्वेश्चन के अंदर एक सब्सटेंस गिवन है, एक आपको फाइंड आउट करना है। कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, CO2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, सबसे पहला स्टेप लगाओ, क्या था, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस गिवन। जो भी सब्सटेंस गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। कर लेंगे सर, पहला स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स कौन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट। सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मास उसका, नंबर ऑफ मोल्स का, बेटा क्या गिवन है, मास, तो मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम गिवन होती तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मॉलिक्यूल गिवन होते तो मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो क्या करना है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मास बाय मोलर मास। 500 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्वेश्चन में दे रखा है CaCO3 का, आ गया सर। सेकंड स्टेप क्या था बेटा, मैं पीछे से दिखा देता हूं। सेकंड स्टेप क्या था, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी, ये मेरी जिम्मेवारी है। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या मैं आपके एग्जाम में प्रकट हो जाऊंगा ये चीज बताने के लिए, उसके टेंशन नहीं लेनी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी डीकंपोज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। सर आपको प्रकट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 9th 10th की केमिकल इक्वेशन है सर, इतना तो हम लोगों को भी पता है। ठीक है, वो मुझे भी पता है जी, आपको पता है, बट फिर भी ठीक है, इक्वेशन लिख ली, बैलेंस कर लिया। थर्ड क्या था, कंपेयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो, किसके कंपेयर करो, जो सब्सटेंस हमें गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा करने से हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे जो भी सब्सटेंस हमें फाइंड आउट कर रहा है। क्या स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यही होते हैं, ये रहा स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और ये रहा दैट इज 1। ठीक, जो गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है। क्या बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स मोल्स ऑफ CO2 दैट इज 1। हमारे पास मोल्स हैं कितने, क्वेश्चन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स हैं कितने, 5। सर 1 से 1 बन रहा है तो 5 से कितने मोल बनेंगे इसके, 5, खत्म। क्या जो सब्सटेंस हमें फाइंड आउट करना था, क्या उसके मोल्स आ गए हैं, आ गए सर। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, मास, तो ये वाला लगाऊंगा, क्या ये वाला लगाऊंगा। ठीक है, अगर यही वॉल्यूम फाइंड आउट करनी होती तो ये वाला लगा लेता, अगर यही मुझे मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने होते CO2 के तो ये वाला लगा लेता। ठीक है, तो करो, दैट्स इट। क्या हमारे पास मोल्स आ गए CO2 के, यस। 1 मोल ऑफ CO2 हैज मास, जितना मोलर मास होता है CO2 का, आज भी बोला था, पहले भी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। CO2 का मोलर मास फाइंड आउट करना आता है, यस सर, 44 ग्राम। हमारे पास मोल्स कितने आए हैं CO2 के, 5। फाइंड आउट क्या करना है, मास।
1 मोल का अगर 44 होता है तो 5 मोल का कितना होगा? 44 इंटू 5 कम्स आउट टू बी 220 ग्राम, कम्स आउट टू बी 220 ग्राम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पेशली यही क्वेश्चन क्यों चूज किया है उसके बारे में भी बात करते हैं। A quantity of 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट ये होता है Ag2CO3 ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड, जब उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं यील्ड्स ए रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है जो कि गैस नहीं है, जो कि गैस नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या है, या तो सॉलिड या लिक्विड। ठीक है, उससे जो सॉलिड या गैस बचेगा वो क्या होगा? ठीक है, ध्यान से एक बात को ख्याल रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए आप साथ साथ। जब भी कार्बोनेट्स को हीट करते हैं, जैसे ये भी एक कार्बोनेट है, जैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने, कैल्शियम कार्बोनेट किया ना, ये देखो ये देखो, हाँ ये रहा। जब भी आप कार्बोनेट्स को हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड बनती है, मेटल कार्बोनेट को हीट किया मेटल ऑक्साइड बनती है और CO2 बनता है। मेटल ऑक्साइड रेसिड्यू होता है, मेटल ऑक्साइड ये रेसिड्यू है। ठीक, मैं तीसरी बार रिपीट कर देता हूं, जब भी मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो सॉलिड होता है, वही रेसिड्यू CO2 गैस होती है। ठीक है, बट ये बात सिल्वर कार्बोनेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सिल्वर कार्बोनेट के केस में क्या बनता है, इसी कारण ये क्वेश्चन दिया गया है। बेसिकली क्वेश्चन देने का मकसद यही था। ठीक है, इसी कारण ये क्वेश्चन दिया गया कि इस केस में पता क्या बनता है, एक तो मेटल, ऑक्सीजन और CO2। ऑक्सीजन भी गैस है, एस्केप हो जाएगी, CO2 भी गैस है, एस्केप हो जाएगी, ये होगा रेसिड्यू, ये होगा रेसिड्यू। तो इसका मास पूछा हम लोगों को। चलो क्वेश्चन दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। एक क्वांटिटी ऑफ 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है, एक सब्सटेंस की चीज दे रखी है और एक रेसिड्यू का मास पूछा हुआ है, एक गिवन है, एक फाइंड आउट करना है, वही स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था सर? सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करा करो। किसके? जो सब्सटेंस गिवन है। कौन गिवन है? सिल्वर कार्बोनेट। नंबर ऑफ मोल्स सिल्वर कार्बोनेट के। सर नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटा मास दे रखा है तो मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। मोलर मास 276, क्या ये 10⁻⁻² आ जाएगा? यस सर आ गया। सर सेकंड स्टेप क्या होता था? इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। वो तो ऑलरेडी कर दी सर आपने, फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे। सेकंड स्टेप क्या था? इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। एक तो सिल्वर कार्बोनेट में यही होगा, मेटल, ऑक्सीजन और CO2 बनेगा। एक मर्क्यूरिक कार्बोनेट HgCO3 में भी यही होगा, HgCO3 में भी यही होगा, Hg प्लस O2 प्लस CO2। बाकी अगर कोई और मेटल कार्बोनेट होगा और अगर वो डिकम्पोज होता है, अगर मेटल कार्बोनेट है, अगर वो डिकम्पोजिट होता है इन दोनों को अलावा, तो हमेशा मेटल ऑक्साइड और CO2, हमेशा मेटल ऑक्साइड और CO2। वापिस आ रहे हैं क्वेश्चन पे, सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या था सर? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर किया करो। किसके? जो सब्सटेंस दे रखा है, जो आपको फाइंड आउट करना है। कौन दे रखा है क्वेश्चन में? सर सिल्वर कार्बोनेट दे रखा था और ये रेसिड्यू, ये फाइंड आउट करना था। तो इन दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे? हाँ सर बोल सकते हो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स हो सकते हैं, पढ़ा है आज हमने। 1 मोल ऑफ Ag2CO3 गिव्स Ag के मोल्स दैट इज 2। बट क्वेश्चन के अंदर सिल्वर कार्बोनेट के मोल्स हैं कितने? 10⁻⁻²। भाई इसके 1 मोल से ये 2 मोल बनते हैं, तो बताओ अगर 10⁻⁻² मोल होते Ag2CO3 के, तब कितने मोल्स बनेंगे Ag के? दैट इज 2 × 10⁻³ थर्ड स्टेप भी हो गया। चौथा स्टेप क्या था? चौथा स्टेप क्या था मैं दिखा देता हूं आपको। फोर्थ स्टेप क्या था? ये रहा।
भाई मोल्स आ चुके हैं, जो भी चीज आपने फाइंड आउट करनी थी। अगर मास फाइंड आउट करना है तो ये लगा लो, और गैस वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो ये लगा लो, और अगर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करनी है तो ये लगा लो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज मास फाइंड आउट करना है। ये देखो, स्ट्रांगली हीटेड रेसिड्यू का वेट, वेट या मास केमिस्ट्री में दोनों क्या होते हैं, सेम। क्या आपके पास मोल्स आ गए एजी के? एजी का एटॉमिक मास दे रखा है 108, एजी का एटॉमिक मास 108। तो देखो जी, लास्ट स्टेप, 1 मोल ऑफ एजी का मास वही होगा जो ग्राम एटॉमिक मास होगा। सर अभी तो थोड़ी देर पहले तक मोलर मास बोल रहे थे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे थे, अब बोल रहे हो ग्राम एटॉमिक मास। भाई साहब इस चैप्टर की पहली क्लास, एजी का एटम, एजी का मॉलिक्यूल सेम होगा, तो चाहे मैं ग्राम एटॉमिक मास बोलूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलूं, ग्राम मोलर मास बोलूं, तीनों क्या होंगे, सेम। 108 ग्राम। कितने मोल्स आए हैं? 2 × 10⁻³ तो इसका कितना होगा सर? 2 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये -3 है, -2 है, -2 है, गलती करिए तो करेक्शन कर देता हूं यहां पे। टू इंटू 108 इंटू 10⁻², आंसर आएगा 2.16 ग्राम। 2.16 ग्राम। क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है? चेक करें। 2.16, ये रही ऑप्शन नंबर, दैट इज 2.16 ग्राम। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर करने का तरीका सेम था, एक और कर लेते हैं यार। हाँ ये रहा क्वेश्चन, क्या है मैं भी पढ़ लूं क्वेश्चन। व्हेन ए सर्टन अमाउंट ऑफ ऑक्टेन, कुछ अमाउंट ऑक्टेन का फॉर्मूला दे रखा है C8H18, बर्न्ड कंप्लीटली, आज ही पढ़ाया। बर्न का मतलब है ऑक्सीजन के साथ। 21 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म। पता है एक तो CO2 बननी है गैस में और एक H2O बनना है लिक्विड में। ठीक है, क्या इस इक्वेशन को बैलेंस करना, इसका नहीं बताऊंगा मैं इक्वेशन को बैलेंस करना। अरे सर आप तो बड़े गद्दार हो, थोड़ी देर पहले कह रहे थे इक्वेशन जब भी गिवन नहीं होगी मैं बताऊंगा, अभी अभी मुकर गए आप। ठीक है भाई, इसकी बैलेंस करना आज सिखाया हम लोगों ने ना, तो जो सिखा दिया वो क्यों बताऊंगा। ठीक है, याद है ये x है, ये y है, अगर इसे 1 रखूंगा तो यहां पर क्या आएगा x प्लस y/4, दैट इज 9/2, 8, और ये कितना हो जाएगा 16 + 9 कितना होता है 25/2, और ये कितना XCO2 दैट इज 8, ये कितना होता था y/2 यानी कि 18/2 9H2। ठीक है, ये बैलेंस करना सिखा चुका हूं मैं आपको। चलो वापिस आ रहे हैं, क्वेश्चन देखो ना सर। ठीक है, ठीक है, क्या दे रखा है आपको? CO2 का मास दे रखा है, आपसे H2O का मास पूछा हुआ है। ठीक है, एक चीज दे रखी है, एक चीज का मास, एक चीज दे रखी है, एक चीज पूछी हुई है, बिल्कुल वही सर जो पीछे आपने किया था। ठीक है, वही करोगे। पहला स्टेप, जो भी चीज दे रखी है उसके नंबर ऑफ मोल्स। क्या दे रखी थी? CO2 कितना दे रखा है 21, इसको ना 21 की जगह 22 कर लो। है सर अपनी मनमर्जी से कैसे 22 कर लिया? मान लो क्वेश्चन में 22 है, मेरी कैलकुलेशन बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स CO2 के 22, मोलर मास 44, आप आ गया। ठीक है, इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। अरे सर वो कर तो दी अभी आपने पीछे, 25/2, 8 CO2, 9 H2। ठीक, तीसरा स्टेप क्या था? जो चीज दे रखी है, जो चीज फाइंड आउट करनी है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो। CO2 दे रखा है, H2O फाइंड आउट करना है। लो भाई कंपेयर हो गए। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 8 मोल ऑफ CO2। देखो ना, अब यही कह लो, कोई कहेगा जी आप इतना टाइम लगा रहे हो पेपर में, हम कितना ज्यादा टाइम लगाएंगे। भाई मैं थोड़ा इतना टाइम लगाऊंगा, मैं तो टीचर हूं, ये देख तू। ठीक है, ये देख, मैं तो सीधा ये लिखूंगा 8 मोल से कितने बनते हैं 9, तो हाफ से कितने बनेंगे? ठीक है, 9/8 इंटू हाफ। लो भाई आगे, दैट इज 9/16, खत्म। आगे मोल्स किसके? H2O के। मोल्स थोड़ा पूछे हुए हैं सर, मास पूछा हुआ है। लो भाई, 1 मोल का मास, मोलर मास, तो 9/16 का कितना होगा? 9/16 इंटू मोलर मास। लो जी आंसर भी आ गया, दैट इज ये आ जाएगा 9 पे, ये आ जाएगा 8 पे, दैट इज 81/8
10 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। क्या कोई 10 पॉइंट समथिंग आंसर है? 10 पॉइंट आंसर है समथिंग? नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज, खत्म। ठीक है, तो ये, बट मेरी तो मजबूरी हो जाती है ना कि आप साथ में होते हो, तो मुझे पूरा लिखना पड़ता है कि 8 मोल ऑफ CO2 गिव्स यू 9 मोल्स ऑफ H2O, तो बताओ हाफ मोल से कितने बनेंगे? ठीक है, तो ऑब्वियसली वो टाइम बढ़ जाता है। पेपर में तो ऐसे ही करना ना आप लोगों ने, जल्दी जल्दी जल्दी, बस यही कैलकुलेशन है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखो, 3 क्वेश्चन सिमिलर करा दिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ताकि इसको अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पहले पढ़े और समझे। एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। एयर के अंदर, ये एयर है, एयर के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है? 20% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कहने मतलब अगर ये 100 लीटर होगा तो ये 20 लीटर होगा, अगर ये 10 लीटर होगा तो ये 2 लीटर होगा, ये 1 लीटर होगा तो ये 0.2 लीटर होगा। 20% का मतलब समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर? एयर की वॉल्यूम पूछी हुई है। क्या पूछी हुई है? एयर की वॉल्यूम पूछी हुई है। ठीक है, एयर की वॉल्यूम को मैं लेट कर रहा हूं कि एयर की वॉल्यूम x लीटर है। ठीक है, ठीक है। क्या आपको पता है इसमें ऑक्सीजन कितनी होगी? इसमें ऑक्सीजन कितनी होगी सर? इसका 20%, इसका 20%, दैट इज 2/10x, दैट इज 0.2x। ठीक ठीक। अच्छा, कितनी वॉल्यूम एयर की चाहिए? ठीक है, मैं ऑक्सीजन की निकाल लूंगा, फिर एयर के बारे में बात करूंगा। मैं पहले ऑक्सीजन की निकालूंगा। सुनो, कितनी वॉल्यूम एयर की चाहिए ताकि आपको कंबस्शन कराना है 80 ग्राम ऑफ मीथेन का। 80 ग्राम ऑफ मीथेन का। एक चीज दे रखी है, एक चीज पूछी हुई है, करने का तरीका सेम। पहला स्टेप, जो भी चीज दे रखी है उसके नंबर ऑफ मोल्स, मास, मोलर मास। मोलर मास CH4 का 16 होता है, क्वेश्चन में दे रखा है, 5 आ गया। सेकंड, इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। क्या करा रहे हो? मीथेन का कंबस्शन। क्या मीथेन की कंबस्शन की इक्वेशन लिखना, उसको बैलेंस करना। क्या सब आज सीखा है? जी हम लोगों ने बिल्कुल सीखा है सर। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 कैसे आया कैसे नहीं, आज क्लास में 10 बार बताया जा चुका है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था? जो चीज आपको दे रखी है और जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है, दोनों के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए। जो चीज दे रखी है, जो चीज फाइंड आउट करनी है, उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है सर, क्या ये आपको दे रखा है? और किसकी वॉल्यूम पूछी हुई थी? एयर की। एयर क्या? ऑक्सीजन की फाइंड आउट कर लेता हूं, वो 20% है एयर का। ऑक्सीजन की फाइंड आउट कर लेता हूं, वो 20% है एयर का। ठीक है, तो पहले इसकी फाइंड आउट करनी है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? इसके 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे। मोल्स दे कितने रखे हैं मीथेन के? मीथेन के 1 मोल से इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 2 मोल। पता है ना कैसे? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल्स बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मोल से 2 मोल रिएक्ट करेंगे, तो 5 से कितने करेंगे सर? 5 से 10 करेंगे। लो भाई, क्या आपके पास मोल्स आ गए ऑक्सीजन के? यस, बट हमें तो वॉल्यूम चाहिए। अगला स्टेप क्या होता था? 1 मोल ऑफ O2 एट STP, कितनी वॉल्यूम थी उसकी सर? 22.4 लीटर। आज करी है ना बात, कम से कम 3-4 बार बात करिए। कहां गया ये? 1 मोल ऑफ गैस एट STP हैज वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। वही लाइन लिखी है मैंने। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP हैज वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। तो 10 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी? 10 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी सर? 1 की अगर 22.4 है तो 10 की कितनी होगी? 10 से मल्टीप्लाई कर दो सर इसको, दैट इज 224 लीटर। सर पेपर में ऑक्सीजन की वॉल्यूम नहीं पूछी है, एयर की वॉल्यूम पूछी है। ठीक है, एयर की वॉल्यूम कितनी थी? x लीटर लेट कर ली थी मैंने। ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है? 0.2x है ना, उसका 20%। 20% ऑफ एयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्या वो 0.2x आया? यस सर। क्या वो जो 0.2x आया वो इसी के बराबर है, 224 के बराबर? हाँ सर,
क्योंकि ये वॉल्यूम ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी आई थी? 0.2x। ठीक है, तो कर लो 0.2x इज इक्वल टू 224। तो x किसके बराबर आ जाएगा? 224 डिवाइडेड बाय 0.2। 0.2 कैसे लिख सकता हूं? 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 1120। ये वॉल्यूम ऑक्सीजन की थी और एयर की थी ना, x वॉल्यूम एयर की थी ना, यही फाइंड आउट करनी थी। दैट इज 1120 लीटर। क्या ये क्वेश्चन में कोई ऐसी ऑप्शन दे रखी है 1120 लीटर? यस सर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, दैट इज 1120 लीटर। आगे बढ़ते हैं जी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मन तो नहीं कर रहा कराने का। अरे मन नहीं कर रहा, अभी तो ये कह रहे थे कि बड़ा पैशन है पढ़ाने का, अब कह रहे हो मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वही चीज है। मैं चाहता तो मन है कि होमवर्क देने का, आप ऐसा करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, खुद करिएगा, नहीं हो पाएगा तो मैं कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो भी सब्सटेंस क्या है, आपको मास बताना है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो रिएक्ट कर रहा है 8.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो भी चीज दे रखी है, एक चीज दे रखी है, एक चीज पूछी हुई है, जो भी चीज दे रखी है उसके नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास MgCO3 का 84.1 आ गया। इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। मैग्नीशियम कार्बोनेट का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, H2O CO2। सर कहां पढ़ा है हम लोगों ने? क्लास 10th में भी पढ़ा है जी। ठीक है, मेटल कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, मेटल सल्फेट बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है। इक्वेशन लिख ली, बैलेंस कर लिया, बैलेंस दिया ऑलरेडी। थर्ड, कंपेयर करो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो दे रखा है, जो फाइंड आउट करना है। दे क्या रखा है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। फाइंड आउट क्या करना है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके 1 मोल से 1 मोल बनेगा, इसके 1 मोल से 1 मोल बनेगा। क्वेश्चन में कितने मोल्स हैं MgCO3 के? 0.1। तो इसके 0.1 मोल से कितने बनेंगे? 0.1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 0.1 मोल अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट का है तो कितने मोल H2SO4 के रिएक्ट करेंगे? 0.1 मोल। चलो मोल्स पता चल गए, बट हमें तो क्या फाइंड आउट करना है? मास। लो भाई कर लो। क्या सबको पता है 1 मोल ऑफ H2SO4 का मास कितना होगा? सर उसका मोलर मास, वो भी क्वेश्चन में दे रखा है 98 ग्राम। ये देखो 98 ग्राम मोलर मास दे रखा है, बट आपके पास आया कितना? कितने मोल्स आए H2SO4 के? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल का मास निकाल लो, 0.1 मोल का, दैट इज 9.8 ग्राम। 9.8 ग्राम, खत्म। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? यस सर, नहीं कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। खत्म। ठीक है भाई, चलिए। मुझे लगता है कि हालांकि लिमिटिंग रिएजेंट बचा हुआ है, बट अगर लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाने बैठ जाएंगे तो 1 घंटे की क्लास और लग जाएगी। तो आज फिर यहीं पे वाइंड आउट करते हैं, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, और DPP सॉल्व करके आइएगा। पहले नोट्स बनाइएगा, इसके अच्छे तरीके से समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, कॉपी रिवाइज करिएगा। उसके बाद जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद DPP को हाथ लगाइएगा। ठीक है, एंड होप सो आप कर पाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट रह गया है, ठीक है, वो कब करेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्लास में। लिमिटिंग रिएजेंट नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अगर अभी बताना शुरू कर दिया तो क्लास कम से कम 1 घंटे की और खिंच जाएगी। क्लास को वाइंड अप करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली है, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, आप लोग लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, रियलिटी में पढ़ाई क्या होती है, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण थोड़े थोड़े इनिशियल हिकअप्स जरूर होंगे। आप लोग बाकी लोगों से भी ज्यादा फाइट लगाएं। ठीक है, एंड मेक श्योर करें कि अगर ये फाइट लगाएंगे तो डेफिनेटली सबके इक्वल आ जाएंगे। हो सकता है इन सब से आगे भी निकल जाएं आप सब लोग। ठीक है, इसी कारण एक एक टॉपिक पे 4-4, 5-5 क्वेश्चन करा रहा हूं, एक एक लाइन को 4-4, 5-5 बार बोल रहा हूं। ठीक है, कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।